ये बीजेपी एरिया है। अच्छा लीडर मोदी जी है। तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके वही तो बड़ा पार्टी है। अभी बीजेपी तो छोटा है, इतना तो डेवलप नहीं है। ये इलेक्शन ये नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का जीत नहीं आएगा। Very clear in our mind that we should need a change in the center. We are a pro-Tamil party. विजय वसंत सुपर ओनली सुपर कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी का कुछ नहीं। कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस डीएमके अनामले सर सीमान एनटी के बीजेपी ये कांग्रेस। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ चुका है, लिहाजा आज तक ने भी कर ली है पूरी तैयारी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हर एक तस्वीर पहुंचाने जा रहे हैं और हो चुका है हमारी इस यात्रा का शुभारंभ। इस वक्त जिस हिस्से में मैं मौजूद हूं, आपको बता दें, तमिलनाडु की ये महत्वपूर्ण सीट है। 102 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। उनमें तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा की सीटों पर होना है मतदान। इस बार यहां का मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता? 97 करोड़ वोटर भारत में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जिनमें से 66% युवा मतदाता हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन से मुद्दे इस बार करने वाले हैं सबसे ज्यादा काम। आज इसी बात की करेंगे पड़ताल। आ चुके हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी दक्षिण में समंदर से टकराती हिंदुस्तान की सरहद, जहां राजनीति की रणभूमि में द्रविड़ बुनियाद पर पनपे दो सियासी दलों में टक्कर की रवायत रही है, वहां चुनावी अखाड़े में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। कन्याकुमारी सीट की बात की जाए तो यहां कांग्रेस की ओर से मौजूदा सांसद विजय बसंत, बीजेपी की ओर से पी राधाकृष्णन तो एआईएडीएमके से पी नजेरत चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ एमजीआर और जयललिता की सियासी विरासत वाली जमीन और दूसरी ओर करुणानिधि की द्रविड़ राजनीति के पारिवारिक झंडा बरदारों के बीच इस राज्य में पहली बार बीजेपी ने जबरदस्त हुंकार भरी है। दक्षिण के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पहली बार लीडर, कैडर, कल्चर, क्रेडिबिलिटी और कोलिशन के 5 अचूक तीरों का संधान किया है, मगर टक्कर मामूली नहीं है। जिस सूबे को दशकों से द्रविड़ राजनीति की आदत लग चुकी है, क्या वहां इस बार जमीन पर कोई फर्क दिखाई देता है? कन्याकुमारी के मतदाताओं का मिजाज टटोलने के लिए आज तक की टीम शहर की ओर बढ़ चली। कन्याकुमारी की गलियों में, बाजारों में रौनक थी। कहीं फूलों गजरे की दुकानें सजी हुई हैं, तो कहीं जलेबियां, मिठाई बिक रही हैं। ये बताइए कि इस इलेक्शन में कौन सा लीडर है जिसका ज्यादा जोर दिख रहा है? ये इलेक्शन ये नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी का दिख रहा है। ये बीजेपी एरिया है। ये इनके दुकान की फूलों की खुशबू तो बीजेपी के लिए कुछ कमाल करने वाली है, लेकिन हम चलते हैं आगे, कुछ और जगहों की करते हैं पड़ताल। तमिलनाडु में फूल की खुशबू कितनी दूर तक बिखरती है, ये देखना होगा, क्योंकि 2014 में 5.5% वोट पाने वाली बीजेपी जब 2019 में सिर्फ 15.5 लाख वोट पाकर सिमट गई, तब लड़ाई वजूद की आन पड़ी थी। अब तक अम्मा की उंगली पकड़कर सियासत की सड़कें नाप रही बीजेपी ने अब खुद मुख्तारी दिखाई है। पब्लिक को ये पसंद आ रहा है। Who is going to win the election? बीजेपी गुड पार्टी, बीजेपी पार्टी, बीजेपी। बीजेपी, why बीजेपी? पुन राधाकृष्णन। बीजेपी। बीजेपी। आम लोगों के बीच बीजेपी चर्चा में आ चुकी है, लेकिन 2014 में कन्याकुमारी जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट से कांग्रेस बड़ी चुनौती बनी हुई है। जलेबी की ये दुकान है, बालाकृष्णन जी हमारे साथ हैं। जलेबी हमें टेस्ट करा रहे हैं। इसके पहले कि इसकी मिठास को मैं महसूस करूं और खाऊं, मैं इनसे बातचीत करती हूं। Which party is going to win this election? Election. Congress. Congress party. Congress is better. Better Vijay. वसंत कुमार son Vijay.
दरअसल तमिलनाडु की सियासत का मिजाज कुछ अलग रहा है, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। हिंदी बेल्ट की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी की जन स्वीकार्यता बढ़ रही है। वोटर कहते हैं भाषा क्या है? भाषा एक ज्ञान है। जनता ने नहीं बल्कि नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया है। Language is a knowledge. Language is a knowledge. Every language is knowledge. आपको लग रहा है कि ये जो पॉलिटिशियन है रीजनल पार्टी की, वो ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है, जो गलत है? गलत है। हमारा रास्ता भाषा है हिंदी है। दरअसल दक्षिण में भाषा को लेकर सियासी फसाद की बुनियाद गुलाम भारत में ही पड़ गई थी। जब 1937 में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य की, तब पेरियार ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। 2 लोग मारे गए, 1200 गिरफ्तार हुए। मजबूरन गवर्नर लॉर्ड ऑर्स्किन ने 1940 में हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी। लेकिन बदले हिंदुस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भाव पर चलने वाली बीजेपी तमिल भाषा के सम्मान को लेकर सजग रही है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों से लेकर साक्षात्कारों तक में इसकी चर्चा करते रहते हैं। भाषा संस्कृति के सूत्र सियासत को वोटर के दिलों से जोड़ते हैं और उन्हीं के दिलों को जीतने के लिए पीएम मोदी ने संसद में सेंगोल तक का प्रतिष्ठापन कर रखा है और इन भावनाओं का जनता पर असर भी पड़ रहा है। इधर बीजेपी आएगा मुश्किल नहीं। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, कोयंबटूर, तिरुनेलवेली, 3 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी आएगा पक्का। 3 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी आएगा। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी आएगा, आगे क्या होने वाला है रिजल्ट ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ की जुबानी आप सुन रहे हैं तमिलनाडु की कहानी। हम बढ़ते हैं आगे। इस वोटर को जिन 3 सीटों पर बीजेपी के जीतने का भरोसा है, उसमें कोयंबटूर की सीट पर खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई उम्मीदवार हैं, जो पहली बार डीएमके की सिटिंग सीट पर इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ उतरी डीएमके के अलावा एआईएडीएमके के साथ टक्कर ले रहे हैं। कन्याकुमारी शहर में घूमते हुए हमें कांग्रेस के मौजूदा सांसद विजय बसंत का चुनावी काफिला दिखा। हमने उनसे भी बातचीत की। विजय बसंत जी, बहुत वेलकम है आपका। व्हाट इज द मेन इशू विल इम्पैक्ट दिस इलेक्शन? The main issue is the people are not happy with the existing government, and the southern state is more of open mindedness and that, and we believe in secularism, and here we are united with irrespective of religious and caste and all. So we are very clear in our mind that we should need a change in the center, and the people are very confident. कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्याकुमारी में अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कामकाज गिना रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद भी हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये उनके इंडिया गठबंधन के इतने सारे झंडे जो गाड़ी के आगे लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी है और बाकी सीपीआईएम के झंडे को आप देख रहे हैं, और अलग अलग तमाम पार्टियां यहाँ पर हैं, जिसके बलबूते तमाम दूसरी पार्टियों को लेफ्ट के उम्मीदवार यहाँ से नहीं है, लेकिन झंडा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि सभी के साझा उम्मीदवार यही हैं। इस तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है और चुनावों में एक बार फिर से उसी दमखम के साथ उतरा जा रहा है, जैसा कि कमाल कांग्रेस ने 2019 में किया था। कन्याकुमारी सीट पर मुस्लिम और ईसाई वोटर एकजुट हो जाएं तो ये 51% से अधिक होते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की ताकत से वो जीतेंगे। कन्याकुमारी की सियासत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी खूब देखने को मिलता है। यहाँ के 48% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, 46% के आसपास की आबादी ईसाइयों की है। ईसाई और मुस्लिम मिलकर 51% की आबादी को पार कर जाते हैं। इसी वजह से कई बार यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, और आखिरी तक कौन जीतेगा इसका फैसला जानना बेहद दिलचस्प होता है। कन्याकुमारी की लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें कन्याकुमारी, नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, विलावनकोड और किलियूर, जिनमें से कन्याकुमारी विधानसभा सीट पर एआईएडीएमके का कब्जा है, जबकि नागरकोइल सीट बीजेपी के पास है। पद्मनाभपुरम पर डीएमके का विधायक है और बाकी की तीनों सीटें कांग्रेस के पास है। इस तरह देखा जाए तो कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर किसी भी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं दिखता। Going to win this election in Kanyakumari? In Kanyakumari, probably I think Vijay Vasant is going to win. Vijay Vasant, Congress Party. He's young leader. Do you think that his Young and dynamic leader. Satish, कौन जीतने जा रहा है चुनाव? बीजेपी। बीजेपी क्यों?
वो तो अच्छा कर रहा है, मोदी से तो अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया। सबसे अच्छा काम क्या लगा वही यहाँ के लिए? इधर तो हमको इधर गांव के लिए, वो फैमिली के लिए, सब कुछ के लिए बढ़िया, सब कुछ उसका क्या क्या रूल्स वगैरह सब कुछ बढ़िया लग रहा है। उसका एडमिन वगैरह भी बढ़िया है। यहाँ के शहरी इलाकों में पड़ताल के बाद आज तक की टीम का अगला ठिकाना समंदर के किनारे का था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी की बड़ी पहचान है। कहा जाता है 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने के पहले स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे और समंदर के बीच शिला पर बैठकर उन्होंने साधना की थी, जिसके बाद नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद कहलाए। वैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में मान्यता इस बात को लेकर भी है कि माता पार्वती के कन्या रूप में यहाँ पर बैठकर शक्ति अर्जित की थी साधना के द्वारा, और उसके बाद वानरसुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। युवा शक्ति का प्रतीक कन्याकुमारी, जो साक्षरता दर में राज्य में सबसे आगे है। यही वजह है कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे यहाँ के युवा इस चुनाव में भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्याकुमारी के समुद्री छोर पर देश भर से पर्यटक जुटते हैं। इसी समुद्री तट पर हमारी निगाहें कुछ ऐसे लोगों पर पड़ी जो समंदर की रेत से रत्न निकाल रहे थे। तमिलनाडु की सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा मछुआरों से जुड़ा हुआ है। समय समय पर इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश में इस देश की सियासत में, खास तौर से इस राज्य में लगी रहती हैं। अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। कच्चा तीबू टापू का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि पहले ये भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने इसको श्रीलंका को दे दिया। अभी मछुआरों के लिए मुसीबत इस रूप में बढ़ गई है कि अगर कोई भी मछुआरा गलती से उस हिस्से में चला जाता है तो फिर उसको श्रीलंका में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसने देश के इस तरह से टुकड़े किए हो हिस्से को दूसरे देशों को दे दिया हो, वो भला देश की सुरक्षा कैसे करेगी? नरेंद्र मोदी की ओर से यह हमला कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से मछुआरों के मुद्दे पर किया गया। तमिलनाडु में 1000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री तट हैं। राज्य में करीब 35 लाख से अधिक आबादी वाले इन मछुआरों के कल्याण का मुद्दा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि बीते 20 वर्षों में श्रीलंका ने भारत के 6184 मछुआरों को पकड़ लिया। उनकी 1175 नावें जब्त कर ली थीं। ये सिलसिला अब भी जारी है और मछुआरों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच सियासी खेल भी चलता रहा है। मछुआरों की चुनावी ताकत के आंकड़े ये हैं कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में उत्तर के तिरुवल्लुर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 13 जिलों में 15 लोकसभा सीटों पर इनके वोट का असर पड़ता है। एक तरफ समंदर का संकट, दूसरी ओर श्रीलंका की सरहद का खतरा। बेहद मुश्किल हालात में चुनौतीपूर्ण जिंदगी गुजारने वाले मछुआरे राज्य की राजनीति से निराश दिखते हैं। सारा समंदर से निकाला है। अच्छा देखिए, ये जो रत्न आप देख रहे हैं इसको नवरत्न कहा जाता है, और अगर आप इसको ज्वेलरी की शॉप पर जाकर सोने या चांदी के जवारात के रूप में देखेंगे तो ये बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पीस ये 40 रुपए में दे रहे हैं। आप लोगों के लिए कौन अच्छा लीडर है? लीडर के बारे में नहीं बात करेंगे। समंदर मेरे ठीक सामने है और उसमें से निकाला गया है 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर भीतर जाकर इसी समंदर से ये लोग इस नवरत्न को निकालते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बेचते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। कन्याकुमारी में समुद्र तट के इस इलाके में यूं तो देश भर के पर्यटक मौजूद थे, लेकिन इसी कन्याकुमारी का देश की सियासत के 2 धुरियों का कनेक्शन भी है। कन्याकुमारी में अब मैं उस हिस्से में आ चुकी हूं जहां पर होता है 3 समंदर का आपस में मिलन, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम। ये वो जगह है जहां पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं ताकि इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करके जाएं। लेकिन समंदर की सियासत अपनी तरफ, दूसरी तरफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सियासत अपनी तरफ। ये वही हिस्सा है जहां पर एक वक्त पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ तिरंगा यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे थे, और ये वही हिस्सा है जहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई देते हुए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी।
हालांकि उस यात्रा के बाद जब चुनावी मुहिम शुरू होने पर पीएम मोदी 15 मार्च को कन्याकुमारी पहुंचे तो उन्होंने तमिलनाडु में परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। लेकिन परिवर्तन की लहर क्या कन्याकुमारी के मतदाताओं के दिलों में भी है? समुद्र तट पर मौजूद वोटरों से हमारी बातचीत सुनिए। कन्याकुमारी में बहुत सारे वोटर्स हमारे साथ हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। फेवरेट लीडर कौन है? पार्टी डीएमके। क्यों? वाई? वो अच्छा है अभी। डीएमके अच्छा है। आपके लिए कौन अच्छा है? अच्छा, वही अच्छे हैं। ओके। पार्टी? बीजेपी। सीमान। पार्टी? नाम तमिल एनकेपी। अलग अलग साहब, सबके अलग अलग पसंद हैं। मतलब आपस में दोस्ती, एक ही फैमिली से या फ्रेंड है वो आप लोग? फैमिली है लेकिन अलग अलग। आप बीजेपी, आप डीएमके, ये किसी और पार्टी से? एनडीए की जो सहयोगी है वो पसंद है आपको? सीमान बोलते हैं। ओके, आपको? सीमान। एनटीके। एंड यू? नहीं मालूम। आप उसमें बोल दो डीएमके। डीएमके। एंड आपको? एआईएडीएमके। ये बहुत गजब है, एक ही परिवार है, अलग अलग यहाँ पर लोग हैं और सबका किसी को बीजेपी, मतलब ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी बन रही है यहाँ पर। कन्याकुमारी तमिलनाडु का सबसे साक्षर जिला है। यहाँ के नौजवान मतदाता रोजगार से लेकर राष्ट्रनीति तक को चुनावी मुद्दा मानते हैं। लेकिन फैसला अब 19 अप्रैल को होगा, जब कन्याकुमारी समेत पूरे तमिलनाडु में पहले चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। समंदर में उफनाती ये लहरें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो कई बार मुसीबत का बड़ा सबब भी बन जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस वक्त मौजूदा राजनीति में जो समंदर का ज्वार भाटा उमड़ रहा है, वो किसको लगा देगा किनारे पर और किसकी नैया करा देगा पार, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन कन्याकुमारी महज एक सीट नहीं है, ये प्रतीक है क्षेत्रीय पार्टी के दबदबे वाले इलाके में कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के उभरते हुए भविष्य का। अब आगे आने वाले वक्त में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कन्याकुमारी, तमिलनाडु आज तक।